जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। कल हमने जो एक चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज एवरेज का, जिसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कॉल करते हैं। क्यों कैलकुलेट की जाती है डेटा की? डेटा हमारे पास लार्ज इन साइज है और हम इसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं। तो बताने के लिए अब क्या करें, हमारे पास तो बहुत वैल्यूज हैं और क्या किसी को एक्सप्लेन करें, समझ नहीं आ रही कि किस वैल्यूज के राउंड अबाउट डेटा है। डेटा का मैग्नीट्यूड बताना था, तो आप क्या करें, सारी वैल्यू से इंफॉर्मेशन लेके उसको ऐड कर लें, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें और बता दें, जिसे मीन कहते हैं। बिल्कुल सही है। और मैंने कल कहा था कि लाजमी नहीं है कि जो मीन का आंसर आए, लाजमी नहीं है कि जो मीन का आंसर आए वो डेटा ही की कोई ना कोई वैल्यू हो सकता है वो डेटा की कोई भी वैल्यू ना हो। तो फिर मीन क्या बता देता है? मीन एक्चुअली हमें यह बताता है कि इस डेटा में वैल्यूज जो हैं वो किस वैल्यूज की सराउंडिंग में है, इर्द गिर्द है, हमें अंदाजा हो जाता है। लेकिन अब फर्ज करें मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं, कोई एक हाइट है और किसी एथलीट को, जंपर को कहते हो कि भाई तुम ये हाइट जंप लगा के क्लियर कर लो कि ऊपर से जंप लगाना है। वो कहेगा कितनी ऊंची है। अब आप कहें अगर उसे कि वी डोंट नो, पता नहीं कितनी ऊपर है, तो फिर वो आपको कहेगा यार मैं क्या डिसीजन करूं, मुझे आप बता ही नहीं रहे कि वो हाइट कितनी है अंदाजन। आप कहते हो यार अंदाजन 5 फुट की तो होगी, अंदाजन, इर्द गिर्द, राउंड अबाउट, तकरीबन। ठीक है ना? गैस दे दिया ना? शायद उसके लिए अब आसान है कि वो 5 फुट की हाइट को जंप करके क्लियर कर सकता है या नहीं। तो हम भी मीन से ऐसे कहते हैं। हम कहते हैं दो क्लासेस हैं, कौन क्लास ने पेपर में अच्छा परफॉर्म किया है, 200-300 स्टूडेंट इधर भी हैं, 200-400 उधर भी हैं। क्या आप एक एक के नंबर बता दें तो फिर भी नहीं समझ आएगी। मीन कैलकुलेट करते हैं। मैं नहीं कहता कि मीन का मतलब होता है हर स्टूडेंट के नंबर यही होंगे, लेकिन क्या समझा जाएगा, द परफॉर्मेंस दिस क्लास इज राउंड अबाउट दिस एंड फॉर द अदर क्लास इज राउंड अबाउट दिस। बस इसी बेस पे कह देते हैं फिर तो ये क्लास बेहतर है, क्योंकि उनकी एवरेज जो है, आप देखें ना, किसको, हर स्टूडेंट तो नहीं कह रहा बेहतर है। ये नहीं मैंने कहा कि जी हर स्टूडेंट जो है ए सेक्शन का हर स्टूडेंट बी से बेहतर, ऐसा नहीं कहा। ओवरऑल फिर क्या, क्या एक नेशनल रिजल्ट या ओवरऑल क्या हमने रिजल्ट दिया, हमने एवरेज से तो यही क्लास किया कि जिसकी एवरेज ज्यादा होगी वो कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना? अब एवरेज के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन है। किस ऑप्शन को यूज करना है? कहता है ये तो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या डेटा किस किस्म का है। फिलहाल तो हमने मीन पढ़ा, जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। कहते हैं जी तमाम वैल्यूज को ऐड कर दें, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो एक ऐसी वैल्यू होगी कि रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज जो हैं वो इसके सराउंडिंग्स में। अब सराउंडिंग की जब हम बात करते हैं, जैसे अब होता ना, यार ये फलां कहाँ है, करीब ही है। अब पता नहीं आप किसे करीब कह रहे हैं, हो सकता है आपके लिए 1 किलोमीटर करीब हो, किसी और के लिए आधा किलोमीटर करीब हो। तो जब आप मीन से पूछेंगे कि बाकी वैल्यू किधर है, वो कह रहे मेरे करीब ही है। लेकिन इस स्टेटमेंट में कोई रिलायबिलिटी नहीं है कि कितना का करीब है। वो इसलिए, देखिए फर्ज करें आप, मैं दो वैल्यूज हैं और मैं उन दो वैल्यूज का मीन कैलकुलेट कर देता हूं, और मीन कहता है ये वो वैल्यूज हैं जिसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि जी करीब ही है। ठीक, मैं आपसे दो वैल्यू शेयर करता हूं। पहला डेटा सेट है, उसमें एक वैल्यू जो है वो 49 है, दूसरी वैल्यू 51 है। और आप अगर इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो 50 से पूछा जाए कि जी बाकी दो वैल्यू जो तुम्हारे डेटे में थी, जिन्होंने तुम्हें 50 बनाया, वो किधर है? वो कहता जी मेरे ना करीब करीब ही है, इर्द गिर्द ही है। शायद हम इस स्टेटमेंट में बड़ी रिलायबिलिटी है, लेकिन मीन से नहीं पता चलेगा क्या वाकई इसके कितने हैं। वो इसलिए एक डेटा सेट है, उसमें ये दो वैल्यूज हैं। आप इस डेटा सेट का मीन कैलकुलेट करें, 2 + 90 800 डिवाइडेड बाय 250,
ये कहेगा जी मेरे पास जो वैल्यूज है वो भी इधर उधर ही है, देख लें। अब ये बात तो शायद इसकी तो ठीक नजर आती है, लेकिन इसकी तो नहीं। ये तो गलत है कि कहे जी कि एक वैल्यू 2 है, एक 98 है, और कहे जी मेरे इधर वैल्यूज ही हैं। तो मीन इज मीन, मीन सेल्फिश है। वो बता देता है जी कि मेरे इर्द गिर्द वैल्यूज हैं, लेकिन पहले डेटे में तो शायद ये ठीक ही पता चल रहा है, लेकिन दूसरे में तो ये टोटली गलत है। तो फिर हमें मीन के साथ एक और चीज भी कैलकुलेट करनी है। अभी तक नहीं ना की, क्योंकि आप तो रूटीन में बस मीन कैलकुलेट करके डिसीजन कर देते हैं, और अब पता चल रहा है कि वाकई ये तो मीन से तो नहीं ठीक तरह से कह सकते हम कुछ। तो वो क्या डिसीजन करना है, कब हमें मीन कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, वो बात की बातें। लेकिन बहरहाल मीन आपको यही कहता है कि वैल्यूज आर राउंड अबाउट दिस नंबर इज कॉल्ड मीन ऑफ द डेटा। कल मैंने एक बात आपसे ये भी की कि देखें, अगर आप हर वैल्यू को मीन कह दिया जाए, 67 की बजाय ये कह दिया, हर वैल्यू को आप मीन कह दें, इसको ये कह दें, इसको भी ये कह दें, एवरीवन इज इक्वल टू मीन ऑफ द डेटा, और मैंने कहा था एट पे टोटल बिल्कुल सही आएगा, हो ही नहीं सकता टोटल रॉन्ग हो। आप कहें जी ये तो इस डेटे की बात कर रहे हैं, तो आप नॉन डेटा देखें। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस की जब आप बात करते हैं तो आप ना डेटा देखें, ये तो फार्मूले में तो कोई शक नहीं है। तो फिर एन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स। जब आप किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो आप समझ लें कि आपने इतनी दफा वो नंबर जमा करना है। 8 नंबर जो है वो 68.5 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है 68.5 को आपने 8 दफा जमा करना है। 8 क्या है? डेटे का साइज, डेटे की वैल्यू। हर वैल्यू 68.5। सम किसके बराबर? वो जो ओरिजिनल सम वैल्यूज का होगा, ये ओरिजिनल वैल्यूज है ना, इसके सम के बराबर होगी। तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया ये फार्मूला। अब देखिएगा, इस फार्मूले की बेस पे एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी 4 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। मीन का इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है कि जितनी वैल्यूज का आपको मीन कैलकुलेट करना हो, उतनी वैल्यूज को आप सम कर लें, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें, तो उतनी वैल्यूज का मीन आ जाएगा। अगर आपको 2 वैल्यूज का मीन चाहिए तो हमें 2 वैल्यूज का सम चाहिए, सम ऑफ 2 वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा मीन ऑफ 2 वैल्यू। 3 का चाहिए तो 3 वैल्यूज का सम ले आए, 4 का 4, 5 का 5, जितनी वैल्यूज का सम चाहिए उतनी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ये करते आते हैं ना, ऐसे करते हैं। अच्छा, अब जरा एग्जांपल पढ़ेंगे हम। द मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 50 kg। किसी क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट हैं, उनका मीन वेट 50 kg है। मीन वेट इसका मतलब है 10 स्टूडेंट के वेट को जमा किया, 10 पे तकसीम किया, आंसर 50 आ गया, वो बता दिया। मीन वेट बताया आपने, 10 स्टूडेंट का किसी का इंडिविजुअल वेट नहीं बताया, मीन वेट बताया। When 2 students left the class, the mean weight becomes 48 kg। 2 स्टूडेंट क्लास से उठ के चले गए, बाकी जो 8 स्टूडेंट रह गए ना, 2 चले गए, उनका मीन 48 kg रह गया। कि जी जब 10 थे तो मीन 50 था, 2 स्टूडेंट क्लास से चले गए तो मीन अब 48 kg रह गया। कहता वो उन 2 स्टूडेंट्स का मीन बताएं जो क्लास से चले गए, who left the class। 8 लोग थे, 2 उठ के चले गए, 10 लोग थे, 2 उठ के चले गए, 8 रह गए, जो 2 उठ के लोग चले गए। कहता जी उनका जरा मीन वेट बताओ। मीन वेट, इंडिविजुअल वेट तो किसी का भी नहीं पता, किसी एक की भी नहीं पता। अगर ये मेरे पास इंफॉर्मेशन होती तो आसान था, हर स्टूडेंट का वजन मेरे पास था, मैं 2 स्टूडेंट का वजन उसमें से रैदा करता, उसको ऐड करता, तो वो आ जाता टोटल वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाता मीन वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। लेकिन मसला ये है कि मुझे तो किसी एक का भी वजन नहीं पता। तो ट्रिक क्या इस्तेमाल करें? जब क्लास में 10 थे, आपको 10 स्टूडेंट्स का क्या चाहिए? टोटल वजन चाहिए। स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, 4, स्टूडेंट नंबर 10, आपको यहां पर इन स्टूडेंट्स का टोटल वजन चाहिए। इससे क्या होगा? फिर जब 8 स्टूडेंट रह जाएंगे, मैं 8 स्टूडेंट का भी टोटल वजन कैलकुलेट कर दूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, 2 स्टूडेंट्स का टोटल वेट आ जाएगा, 2 पर तकसीम कर दूंगा, मेरा मसला हल हो जाएगा।
क्वेश्चन अब ये है कि अगर हमें किसी एक स्टूडेंट का भी वेट नहीं पता तो फिर हम 10 स्टूडेंट का वेट कैसे फाइंड कर सकते हैं टोटल टोटल। अब याद करें, हर स्टूडेंट के वजन को 50 समझ लें, क्या हर्ज है? याद है टोटल सेम आएगा। हाँ पढ़ा हुआ है हमने, टोटल सेम आएगा। हर स्टूडेंट के वजन को 50 समझ लें। कितने स्टूडेंट है? 10। 50 को 10 दफा ऐड करना हो तो ये 500 बिल्कुल सही आएगा। चाहे आप ओरिजिनल वेट करके कर लेते या हर हर वैल्यू को मीन समझते हुए जमा कर लेते, सम जरूर सही है। ये है n, ये है x बार, जो आंसर देगा वो समेशन x देगा। और x क्या चीज है? वैल्यूज। समेशन x वैल्यू का सम आ गया। कितनी? ये कितनी? 10, तो 10 वैल्यू का सम आ गया। तो चाहे मुझे इंडिविजुअल वेट्स भी नहीं पता थे, लेकिन जो अभी एक फार्मूला पढ़ा हमने उसकी मदद से हमने स्टूडेंट्स के टोटल वेट्स जो है वो मालूम कर। सो द टोटल वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट के वजन को 50 समझा, 10 स्टूडेंट हैं, 10 दफा 50 है, मतलब मैं ये चीज कैलकुलेट कर रहा हूं और मुझे ये चीज मिल गई, तो मुझे 10 स्टूडेंट्स का टोटल वजन मिल गया। इसी फार्मूले को दोबारा यूज करें और 8 स्टूडेंट का टोटल वेट मालूम कर लें। 8 क्यों? 2 स्टूडेंट क्लास से चले गए। अब जब 8 स्टूडेंट थे, 2 जब लेफ्ट किए तो फिर 48 आया। अब हर स्टूडेंट के वजन को, 8 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के वजन को 48 समझें तो 384 kg इज द टोटल वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स। 10 का टोटल वेट 500 kg, 8 का टोटल वेट 384 kg। इन दोनों को माइनस कर दें तो 2 स्टूडेंट्स का टोटल वजन आ जाएगा जो कि 116 kg है। क्या करें? मीन लेना है, 2 पर तकसीम कर दे। ले जी, 58 kg is the mean weight of the 2 students who left the class. Amazingly, मुझे किसी इंडिविजुअल वजन का नहीं पता, मुझे टोटल वजन रिक्वायर्ड था, इंडिविजुअल्स का ना भी पता चले। कह लें जी टोटल तो आपको मालूम हो सकता है, तो मैंने बस टोटल वजन मालूम कर लिया। और ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपको होता क्या है, कुछ वैल्यूज हैं जी, वैल्यू किधर है? वो तो जी रहने दें, वो तो हमने खत्म कर दी, वो तो पिछले साल का डेटा था। ये मीन आया हुआ, मीन टैक्स आया हुआ है, ये दूसरी फर्म का मीन टैक्स आया हुआ है। अच्छा इसका मीन टैक्स कैसे करेंगे? डेटा तो है नहीं, तो मीन कैसे करेंगे? ये टेक्निक यूज करेंगे कि हम क्या करेंगे, मीन से टोटल बना देंगे, टोटल में से टोटल माइनस करके बाकी बचेगा रेस्ट ऑफ द टोटल, एंड देन वी डिवाइड द नंबर्स। जी अब इस क्वेश्चन के रेलेवेंट अगर आपने कोई क्वेरी करनी है मुझसे तो आप कर सकते हैं। फॉर्मूला एक ही यूज कर रहा हूं, क्या? n मल्टीप्लाई बाय x बार, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है हर वैल्यू को मीन के बराबर समझें, जितनी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर रहे हैं। n x बार का मतलब ये है। क्लियर पॉइंट? अच्छा अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन ऑन पेज 7, question on page 8 and question on page 9, ये आपने सॉल्व करना है। एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के हैं टोटल, और जो एग्जाम में आ रहे हैं बार बार, टोटल करें और टोटल के बाद करते हैं, करें एक दफा आप करें, फिर अगर नहीं आपसे होंगे तो देन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये तो था मीन, पहले मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल से, और बाद में उधर जो प्रॉपर्टी, उधर जो एक फार्मूला समझ ने डेवलप किया या एक आइडेंटिटी डेवलप की, और फिर उस आइडेंटिटी की डेवलप की मदद से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जो कि आई कैप के लेवल में पेपर्स में पॉसिबली आते हैं कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो आप 3-4 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे करोगे ना तो देन आप अंडरस्टैंड करोगे क्या है। देखिए क्वेश्चन समझने के ना 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल। एक वो चीज होती है जो मैं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, ऐसा करना है फिर ऐसा करना है, आप समझ ले मैं आपका हाथ पकड़ के ले जा रहा हूं, आपको कोई रास्ता आता है या नहीं, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे होता नहीं यार मेरे पीछे पीछे गाड़ी लगा लो, आप कहते बस ठीक है, वो नहीं आप सोचते किधर मुड़े थे, दाएं मुड़े थे बाएं मुड़े थे, क्या हुआ था, आपने कहा बस पीछे गाड़ी लगाई तो पहुंच गए। इस वक्त पहला लेवल चल रहा है, मतलब आप
जो मैं समझा रहा हूं आप बस देखते जा रहे हो टीचर क्या कर रहा है। इसके बाद आएगा सेकंड लेवल, और ये है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल क्या है? सेकंड लेवल ये है, मैं समझा नहीं रहा लेकिन आपको सॉल्व किया हुआ मिल रहा है। अब आप अपना दिमाग लड़ाएंगे, यार ये कैसे हो रहा है, कैसे ये 2250 आ गया है, क्यों ऐसा किया है। अब आपको कहेंगे टीचर ने ये चीज समझाई थी, अब आप थोड़ा सा अपना लेवल अप कर दिया। क्यों? अब आप अपने दिमाग से सोच रहे हो। सॉल्व एग्जाम्पल यही होती है, सॉल्व एग्जाम्पल यही होती है। अब आप कह लें कि पहले तो मैंने कहा था मेरे पीछे पीछे गाड़ी लगाओ, और अब मैंने आपको गाइड कर रहा हूं, यार उधर से दाएं हो जाना, फिर ये आएगा, बाएं हो जाना, फिर ये आएगा, तो ये हो जाना, तो तुम पहुंच जाओगे। आपको हिंट मिल रहा है। तो जो सेकंड, जो सॉल्व एग्जांपल होती है, वो समझ ले सेकंड लेवल होता है, जिसमें आप एक सॉल्व की हुई चीज को देखते हो। नाउ बिकम्स द थर्ड लेवल, आपकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन मैंने कयूम साहब को कह दिया, अब आप उनसे रब्ता करके ले सकते हो। क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ना तो मैं आपको बता रहा हूं, ना वो सॉल्व की हुई है। अब आपने डिसाइड करना है कि यहां तक कैसे पहुंचना है। यही 3 लेवल होते हैं, ऐसे ही है ना। और आप भी फील कर रहे होगे कि अगर हर क्वेश्चन मैं ही करता जाऊं, वो नहीं, अंडरस्टैंडिंग आनी। फिर एक और क्वेश्चन आएगा, आपने ये भी क्या करना है। अगर तो एग्जाम में 1000 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आना है, मैं 1000 ही आपको सॉल्व करवा दूंगा, आप तो ये याद कर लीजिएगा। उससे बेहतर नहीं है कि 1000 की बजाय 10 क्वेश्चन समझ के कर लें कि जी इसके तरह भी होगा तो कर लेंगे, इसी तरह का आएगा। तो ये आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं, नहीं होगा मैं बिल्कुल आपके लिए सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दफा आप जरूर इसको पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ये क्या लिखा हुआ है। नहीं समझ आएगी, आई विल सॉल्व फॉर। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं छोड़ नहीं रहा, ये मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। भाई आई वांट कि मैं इस ये वाला क्वेश्चन आपसे करूँ। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें 30 प्लांट्स थे, और 30 प्लांट्स की हाइट का डेटा सेट हमने ग्रुप्स बना के लिख दिया, जिसको ये कहा कि जो 6 प्लांट्स हैं उनकी हाइट 86 से 90 सीएम के दरमियान है, 4 प्लांट की हाइट 91 से 95 सीएम है, 10 प्लांट की हाइट 96 से 100 सीएम एंड सो ऑन। और हम इस वक्त ये चीज कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल 30 वैल्यूज नहीं हैं, बल्कि उनके ग्रुप्स की फॉर्म में है। ओरिजिनल कह दिया गया कि जी एवरेज हाइट ऑफ प्लांट्स क्या है, इन प्लांट्स की एवरेज हाइट क्या है। याद करें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल हाइट ऑफ 30 प्लांट्स डिवाइडेड बाय 30। 30 प्लांट है ना टोटल, 30 प्लांट की टोटल हाइट लेने, 30 पे तकसीम कर दें तो मीन हाइट ऑफ 30 प्लांट्स आ जाएगी। क्वेश्चन यही था कि जी अब इसकी मीन हाइट बताएं क्या आएगी। अब जरा सोचिएगा, मैं 30 प्लांट की टोटल हाइट कैलकुलेट करना चाहता हूं, मुझे तो एक प्लांट की हाइट का भी नहीं पता। पता आपको? नहीं, वो 86 से 90 है, ये तो नहीं पता कि कौन सी है। 87 है, 86 है, उनमें से कुछ 87, कुछ 86, कुछ 89 भी होंगी, मे भी कुछ 90 भी होंगी, मुझे तो नहीं पता ना। समझ आ रही है? अब ये गड़बड़ है, मीन कैसे फाइंड करें इसका। यहाँ तो हमें एक प्लांट की हाइट का भी नहीं पता। ओके, अब आप ये करें, सपोज कर लें कि इस क्लास में जो भी प्लांट आएगा, क्योंकि हमें हाइट का नहीं पता, तो हमने जरा एक बड़ा ही बेस्ट गेस लगा लेना है। बेस्ट गेस कहां लगा दें, याद है? मिडल में क्या आ रहा है, 88। ले जी, अब आपने क्या समझना है कि जी 6 प्लांट्स ऐसे हैं, ईच ऑफ हाइट 88 सीएम। 6 प्लांट और हर प्लांट की हाइट 88 सीएम। तो क्या अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले ग्रुप में जो 6 प्लांट्स हैं, हर प्लांट की हाइट 88 है, तो क्या अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक ही चीज बार बार हो तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कह सकता हूं 6 प्लांट्स जो कि पहले ग्रुप में आ रहे हैं, उनकी टोटल हाइट आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। ये लीजिए 6 × 88, पहले ग्रुप के जो 6 प्लांट हैं
आल्दो हमें एक्चुअल हाइट नहीं पता, लेकिन उनकी स्पोज्ड वैल्यू को लेते हुए कैलकुलेशन की तो 528 सीएम टोटल बनती है। और यही काम हम सबके लिए कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या करना है, अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो, आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए कहे आइडिया कि जी ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है, क्या करें, आप मिड पॉइंट ले लें और मिड पॉइंट को वैल्यू समझ लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, हर ग्रुप का टोटल आता जाएगा। दिस इज द टोटल हाइट फ्रॉम ईच ग्रुप। मल्टीप्लाई बार बार 88, 6 दफा 88 जमा करना है। 6 प्लांट है ना, 6 प्लांट है, 88, एक प्लांट दूसरा 88, तीसरा 88, फोर्थ 88, फिफ्थ 88, सिक्स्थ 88, ऐसे कर ले। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि ये थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। हमने कहा ठीक है जी, समझ तो है कि अगर एक ही चीज बार बार ऐड करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 528 टोटल सीएम हाइट आ गई 6 प्लांट्स की। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 372 आ गई, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया 980 आ गई, 6 को 103 से ضرب दी 618 आ गई। ये हर ग्रुप की हाइट आ गई, इन सबको जमा कर लें 2935। ये 30 के 30 प्लांट्स की टोटल हाइट है। इन शॉर्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जी अगर ग्रुप डेटा आ जाता है, फ्रीक्वेंसी डेटा आ जाता है, वहां आप वैल्यूज का सम कैसे करेंगे, जबकि वहां तो एक भी वैल्यूज मालूम आपको नहीं होती, तो बिल्कुल सही है। क्या करना है आपने, आपके पास ग्रुप डेटा बना हुआ होगा, क्लासेस, और उसके आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, बिल्कुल है, जैसे 88 टू 90, 91 टू 95 एंड सो ऑन, 64 एंड सो ऑन। आप क्या करेंगे, डेटा का एक्स ले लेंगे और एक कॉलम बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे fx। ये एक्चुअली हर ग्रुप का टोटल आता जाएगा। और आखिर में जब आप समेशन fx कर देंगे, ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस तरह की चीज आपको नजर आ रही है ना, तो ये तो फिर पूरे डेटा का टोटल आ जाएगा। आ जाएगा। कितनी वैल्यूज हैं, 6 पहले ग्रुप में है, 4 दूसरे ग्रुप में है, 10 तीसरे ग्रुप में है, 30। इसको मैं नोटेशन देना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, दूसरे की, तीसरे की, चौथी की क्या करनी है, सब ऐड कर लें, सब वैल्यूज ऐड कर लें। आप समझ लें ये फार्मूला है किस चीज का, मीन का। कब, जब डेटा ग्रुप फॉर्म में हो, और अगर ग्रुप फॉर्म में नहीं है तो फिर मीन इस फार्मूले से। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, समेशन एफ एक्स ओवर एफ रट्टा लगा दे कि ग्रुप डेटा हो तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ कर दे। क्यों कर दे, मैं उनको समझाने की कोशिश की कि एक्स क्या चीज है, या एफ से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, हर ग्रुप का टोटल लिया, समेशन एफ एक्स किया तो क्या किया, तमाम ग्रुप्स के टोटल का ग्रैंड टोटल बना लिया, समेशन एफ से डिवाइड किया तो क्या किया, तमाम ऑब्जर्वेशंस को जमा करके तकसीम किया। तो मीन का फार्मूला था सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ये बात ठीक है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, मीन फाइंड करना है, डेटा उसने इस तरह से दिया, आप एक्स ले लें, एक ये कॉलम बनाए, जमा करें, वैल्यू यहाँ रख दें, डिवाइड यहाँ कर लेंगे, जी डेटे का मीन आ गया। बिल्कुल सही है, डेटे का मीन आपने फाइंड आउट कर दिया। रीजन बताइए क्यों किया है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब ये आपने याद करना है कि जी ग्रुप डेटा में अगर मीन कैलकुलेट करना हो तो समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ एक्स का मतलब है सम ऑफ ईच ग्रुप, समेशन एफ एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल द ग्रुप्स, और समेशन एफ का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज इन ऑल ग्रुप्स। आंसर क्या आ रहा है, 97.83 cm। ये जो वीट की वैरायटी है जिसके 30 प्लांट मेरे पास थे, डेटा के मुताबिक उनकी जो एवरेज हाइट बनती है 97.83। क्या हर प्लांट इस हाइट का है, नो। किधर है फिर उसकी हाइट, बस 97 के राउंड अबाउट है। आप ओरिजिनल डेटा जाके देखें तो कोई बहुत फर्क नहीं है। आप ये नहीं कह सकते जी किसी की 30 है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, आप तो 97 कह रहे थे। तो देखें जाके डेटा में ऐसा नहीं है 97, 98, 99, 100। लेकिन फिर वही बात जी 110 वाला भी तो है उसमें, 112 वाला भी तो है, उसको करीब कहें। तो मैंने आपको कोई डेफिनेशन दी है कि इतना करीब हो तो वो राउंड अबाउट है, इतना नहीं हो तो नहीं है। ये तो मीन रिलायबल नहीं है।
इस मीन की इंप्रूवमेंट करेंगे। मीन इज मीन, मीन सेल्फिश है, तो देखेंगे ना कि साथ इसके क्या मिलाएंगे तो उसका गुरूर खाक में मिल जाएगा, वो हमें पता भी चल जाएगा कि बाकी किधर के हैं। अच्छा, अब तसल्ली के लिए आप लोगों की कि सर आप तो बड़ा रॉन्ग कर रहे हैं, कोई वैल्यू होगी 87, कोई होगी 88, कोई होगी 89। बिल्कुल जी ऐसा ही है, और आप हर वैल्यू कहते छोड़ो जी उसको आप 88 ही लो। मैंने क्या किया, सिर्फ मेरे पास क्लियर करने के लिए ओरिजिनल 30 की 30 वैल्यूज अवेलेबल है थी ना, जिसको हमने ग्रुप बनाए हुए थे तो 30 वैल्यू थी मेरे पास। उन 30 वैल्यू चूंकि मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने कहा जरा उन्हीं 30 ओरिजिनल वैल्यू को सम करते हैं। और जब मैंने ओरिजिनल वैल्यूज को सम किया यूजिंग द एक्चुअल डेटा, और एक्चुअल डेटा कैसे कह रहा हूं, जो मेरे पास 30 थी वैल्यूज, कह रहा जी कि ये इतना है। मैंने क्या कहा, इतना फर्क है। ये भाई कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कि वो कौन सा हर प्लांट ही 97.83 है तो कैसे बोलते हैं हम कहते हैं 97.83 के राउंड अबाउट, वो कहता है 97.63 के राउंड अबाउट, नॉट मच डिफरेंस। तो इतनी बड़ी एफर्ट की डेटा था, आपने कहा ये तो आपने बहुत रॉन्ग कर दिया कि वैल्यू को सपोज कर लिया 88, अब ओरिजिनल वैल्यू ले, तो मैं कहता हूँ ओरिजिनल ले ले तो कितना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इवन ये डिफरेंस भी खत्म किया जा सकता है, ऑल्दो अब हम बुक्स में हमारे नहीं है, लेकिन ओल्ड बुक्स में ये चीज थी, एक करेक्शन थी, इसे हम शेपर्ड करेक्शन बोलते थे, लेकिन वो काफी समझ ले काफी एक्सरसाइज थी, वो और इसके करीब ले आता था। यानी कि उसे हम कहते थे शेपर्ड करेक्शन टू रिमूव ग्रुपिंग एरर। ये ग्रुप की वजह से जो एरर आ रहे हैं ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग एरर, वो उसको भी काफी हद तक कम कर देती थी शेपर्ड करेक्शन। लेकिन अब कहा जाता है कि चले जी अंदाजा ही था ना, तो अंदाजा किसी ने कह दिया 3 लाख, तो वो 3,05,000 होगा तो ठीक ही है जी, और क्या फर्क है इसमें जी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दो चीजें मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक तो मैंने ना इस एक्स को कैलकुलेट करने की रीजन, इनको मल्टीप्लाई करने की रीजन बताई, इसको सम करने की रीजन बताई। ये एक एक चीज मैंने इस फार्मूले की आपको मैंने डिस्क्राइब की, अंडरस्टैंडिंग। देखें किसी को अगर आप, मैं टीचर हूं ना, मैं अगर आपको ना बताऊं और आप किसी को कोई आपसे कोई पूछता है, इवन एमसीक्यूज में हेल्प हो जाती है, वो कह देता है व्हाट इज द टोटल हाइट, टोटल प्लांट साइज, एस्टिमेटेड टोटल प्लांट हाइट फॉर द थर्ड 1 2 3 4, इसकी पूछता है 618। पता तो हो ना कि क्यों ऐसा 618 क्यों आई है, वरना तो आप फिर रह जाते। तो और याद याद की हद तक क्या है, यानी कि अगर आपको सिर्फ यही है जी ग्रुप डेटा है, हमें बस बता दें क्या हमने याद करना है, तो आपने बस यही याद कर लेना, तो आपने ये याद कर लेना। दिस इज कॉल्ड मीन, मीन की नोटेशन तो क्लियर है ना फॉर ग्रुप डेटा। हाँ जी क्लियर ये पॉइंट आपको, ओके। मीन आपको आ गया, कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट ही हो जाता है, यस ये डायरेक्ट ही हो जाएगा कैलकुलेटर से। कैसे, पहले तो मैं थोड़ा सा चले रिवाइज भी हो जाएगा, पहले तो हम वैसे कर चुके हैं आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन चले हम इस डेटे का मीन कैलकुलेट कर देते हैं। जी हमें क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जी ये डेटा था, आल्दो को मुश्किल तो नहीं था लेकिन फिर भी टाइम तो लगे, तो क्या कोई डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ऐसी ऑप्शन है कि हम सिर्फ फीड कर दें और वो हमें मीन बता दे, तो है, किया जा सकता है। अब आपने इस डेटा सेट का मीन कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। चलें जी अब मैं इसको प्लेस कर लेता हूं डेटा को। सबसे पहले क्या करना है, ये आपको वैसे मेरा ख्याल है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने अपने कैलकुलेटर्स को डेटा एंट्री मोड में ले जाना है। डेटा एंट्री, एक डेटा कैलकुलेशन होगी, एक डेटा एंट्री होगी, मैं इसको डेटा एंट्री मोड में ले जाना चाहूंगा, डेटा एंट्री मोड में, ठीक। अब क्या करना है आपने, पहला काम कि इसकी मेमोरी में कोई चीज ऑलरेडी ना हो, आप एक हैबिट बना लें इसकी मेमोरी को फ्रेश करने की। बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट 9, लिखा हुआ क्लियर, चूंकि लिखा हुआ है ब्राउन कलर में, शिफ्ट फंक्शन से देखे क्लियर लिखा हुआ है, कहता जी क्या क्लियर करना, आपका नंबर 3 सब कुछ,
कहता है अगर यस प्रेस करना है तो YES तो लिखा ही नहीं हुआ कैलकुलेटर पर, कहता है इक्वल साइन प्रेस करते हैं, यस का मतलब ये होगा। फिर पूछ रहा है, फिर क्वेश्चन दे रहा है कि जी रीसेट कर दूं तो एवरीवन, कहते जी कर दें, कहता फिर सी ऑल क्लियर, ए फॉर ऑल, सी फॉर क्लियर ऑल। चले मेमोरी फ्रेश हो गई। पता नहीं, हो सकता पहले ही कुछ ना हो, तो मैं क्यों डाउटफुल रहूं कि शायद था या नहीं था। मैंने कहा फ्रेश कर देते, नहीं होगा तो ठीक है, होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। डेटा एंट्री मोड और स्टैट्स, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन करनी है। अब मैथ में भी मीन होता है, ये वही एक ही बात है, लेकिन चले अब हम सिर्फ स्टैट पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसको कहा आप इसको स्टैट्स मोड में ले जाएंगे। मोड से मुराद है ये उसी तरह की बात है कि बच्चे के बैग में छह सब्जेक्ट की कॉपियां पड़ी हैं, तो मैथ का टीचर कहेगा चलो अभी बच्चों बैग खोलो, मैथ की कॉपी निकालो। तो कैलकुलेटर भी आपकी एक बैग की तरह है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा बैग खोलो, यानी कि कैलकुलेटर खोलो और स्टैट्स की कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। तो आपने कैलकुलेटर को बताना है कि भाई स्टैट्स के लिए तैयार हो, क्यों, इसमें मैट्रिसेस भी आएंगी और इसमें और चीजें भी आएंगी। पढ़ी थी ना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स मैट्रिक में, डायरेक्टली कैलकुलेटर पर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद स्टैट्स के आगे भी एक्शन है। हमारा जो कोर्स है, हमें जो पाला पड़ेगा समझ लें, वो पहले दो ऑप्शन में पड़ेगा, एक ये नंबर 1 और एक नंबर 2। फिलहाल नंबर 1 क्या लिखा हुआ, 1 - VAR लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है, आप सही पढ़ रहे हैं। ये वैसे लिखा हुआ है 1, ये डैश के साथ ना उसने ना ऐसे लिख दिया, चूंकि स्पेस देना चाहता था, स्पेस आ नहीं रही थी, उसने डैश लिख दिया और आगे क्या लिख दिया, वॉर, एब्रीवेशन लिख दी, किसकी, वेरिएबल की। तो कह रहा है कि क्या आपके पास एंट्री के लिए एक वेरिएबल है? जी एक ही है, दो तो नहीं है ना, सिर्फ मार्क्स ही हैं, हाइट या और तो चीज नहीं है, तो नहीं है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो आप करेंगे बात, आ गया, आ गया ना, एक्स, एक्स लिखा हुआ। अब आपने इस पे डेटा एंट्री कर 67 इक्वल साइन प्रेस कर दे, 72 इक्वल्स 68 इक्वल्स 70 इक्वल्स 65 इक्वल्स 68 इक्वल्स, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो एंटर होगा, वरना स्क्रीन पर लिखा रह जाएगा 75 एंड 63, 75 इक्वल्स एंड 63। डेटा एंट्री हमने कर ली। अब हमने डेटा एंट्री मोड से बाहर निकलना, एग्जिट करना है। जो काम यहाँ करना था वो कर लिया। बच्चा भी तो पहले कॉपी पर डेटा लिखता है, सॉल्व करना कर देता। चलो उसके बाद कहते हैं ले जी अब हम नीचे सॉल्व करने लगे। तो आप जरा इसको ऑल क्लियर कर लें। डेटा फीड है, इसकी मेमोरी में फीड है, नो प्रॉब्लम। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए आप समझ लें हमें दूसरे पेज पे जाना, ऐसा कह लें, और वो है इधर लिखा हुआ STAT ब्राउन कलर में, कहता स्टैट की सारी कैलकुलेशन इसकी में पड़ी हुई है। ओके, ये तो ब्राउन कलर से है, तो शिफ्ट 1 से 1 2 3 4 5 6 चीजें इसके साथ है, बाकी भी बताऊंगा ना। अब आप कहेंगे सर अगर हमें तसल्ली करनी हो कि हमने डेटा ठीक लिखा है, ये तो नहीं कि हमने डेटा ही गलत एंटर हो गया, हाँ हमने रीचेक किया ही नहीं, हमें चाहिए था कि वहां एक दफा तसल्ली करके रीचेक कर लेते, ये ना हो कि हमने डेटा ही गलत जल्दी जल्दी से एंटर गलत कर दिया हो और बाद में कह जी क्या करें, कैलकुलेटर ही जो आंसर दे रहा था हम तो वही लिख रहे थे, तो कैलकुलेटर तो ठीक दे रहा था लेकिन हमने डेटा एंट्री गलत कर दी। आप अपनी तसल्ली के लिए, जरूरी नहीं है कि जी ये करना जरूर है, सिर्फ अगर आप चाहते हैं तसल्ली के लिए डेटा चेक, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर का डेटा जो कि हमने वहां एंटर किया था वो इधर शिफ्ट हो चुका है नंबर 2 में, ये लो तसल्ली कर ले। पहली रीडिंग 67 है, दूसरी रीडिंग 72 है, नेक्स्ट 68 है, नेक्स्ट 70 है, मैं यहां से पढ़ रहा हूँ, ये देखिए 70 है, नेक्स्ट 65 68 75 60, ये बिल्कुल तसल्ली है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, दैट्स ओके। अगर अगर कोई आप समझते हैं कि यहाँ मिस्टेक हो गई है, यही चेंज कर दें, दोबारा रीटाइप करते हैं। लाइक मैं 64 करना चाहता हूँ, यहाँ करते हैं, ये देखें आखिरी रीडिंग 64 हो गई, 64 ये 64, लेकिन ये तो 63 है ना, बता ये रहा हूँ कि ये इधर ही एडिट हो जाता है, ये नहीं कि आपको दोबारा उधर से निकल के ओरिजिनल डेटा में वापस जाना है, वो यहीं पर एडिट हो जाएगा। ओके, देख लिया जी हमने डेटा। डेटा देखना जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप करके अपनी कैलकुलेशन करेक्शन कर सकते हैं। शिफ्ट 1 VAR नंबर 4, इसमें मीन पड़ा हुआ है। पहली मेरा ख्याल नंबर 1 पे जो नोटेशन लिखी है आप उससे भी फेमिलियर है, एन है। चले पहले नंबर 1 देखते हैं। मैं उसे पूछ रहा हूं कि यार दिखाओ तो सही तुम्हारे पास कितनी वैल्यूज है। ये स्क्रीन पर आ रहा है, इक्वल प्रेस करेंगे तो चलेगा, तो 8 है। हाँ ठीक है, 8 है ना टोटल, ओके ठीक है। शिफ्ट 1, अब 4, अब एक्स बार की नोटेशन ये देखिए, एक्स ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बार नंबर 2 पर है, नंबर 2 आगे एक्स बार। इक्वल प्रेस करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर मोबाइल के ऊपर मैसेज लिख लेते हो, सेंड करते हो तो जाएगा ना, आप बटन प्रेस करते हो तो फिर जाता है सेंड वाला। तो ये समझ लें आप उसे कह रहे हो एक्स बार लिख लिया, सेंड किया कि भाई कैलकुलेट, कहता 68.5 ठीक है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन होगा क्या कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें करेंगे उसमें हमें बड़ा ही एलिमेंट्री काम क्या करना है जी, मीन फाइंड करें, बाकी बातें बाद में। तो हम कहेंगे वो भी टाइम क्यों जाया करना है, डेटा फीड कर देते हैं और मीन फाइंड कर लेते हैं। तो 68.5 डेटे का मीन आ गया। हाँ जी, क्लियर पॉइंट। ये अब कैलकुलेटर से डेटा फीड करके मैंने आपको सिंपल ये बताया हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, दैट्स ऑल। अब जरा देखते हैं कि इसका मीन फाइंड करना है तो क्या ये भी कर देगा, वो ये भी कर देगा। बस एक चीज याद ये रखनी है कि जो कैलकुलेटर को आपने डेटा एंटर करना है, जो एंट्री आपने डेटा को करनी है, वो अब आपने करनी है एफ और एक्स, दो करनी है, एक एफ और एक एक्स, दो डेटा एंट्री आपने परफॉर्म करनी है। वहां तो था ही एक्स, यहां पर भी आप समझ लें वेरिएबल से मुराद क्या चीज मेजर की है, सिर्फ हाइट, दो चीजें नहीं है। वहां सिर्फ मार्क्स है, यहाँ सिर्फ हाइट है। वो जी दूसरा नहीं मेजर किया, नहीं, वो तो गिना है कि इस तरह के कितने, इस तरह के कितने हैं, तो स्टैटिस्टिक्स तो मैंने एक ही मेजर किया, हाइट के अलावा तो नहीं है। इसका डेटा कैसे एंटर करना है, अगेन कैलकुलेटर वैसे स्टैट मोड में है, STAT, तो आपको मोड को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप जाएंगे मोड स्टैट्स, उधर तो जाना है ना 1 में, ये ले आप कहेंगे एक्स आ गया, ये तो ठीक है। एफ हम खुद तो नहीं इसके ऊपर लाइन लगा देंगे, तो माना रखेंगे तो एक कॉलम लिख के उसके ऊपर एफ लिख देंगे, बोर्ड पे तो हम कर लेते हैं, जो चाहिए होता हम कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, इस वक्त कैलकुलेटर का जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है वो ऑफ है, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। हो सकता है आप में से किसी का पहले ही ऑन हो, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है सबका ही ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम ऑफ है। और मुझे पता है कि मुझे एक्स भी लिखना है और फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है, तो ऑन कैसे करना, ऑन होगा जाके सेटअप में, इसका सेटअप सेट करना पड़ेगा। सेटअप लिखा हुआ है मोड की के शिफ्ट में, ये देखिए उधर ही है, ये ब्लैक से डायरेक्ट चला है, ये ब्राउन कलर में है, तो शिफ्ट से सेटअप। कहता जी बताएं कौन सा ऑप्शन आपने सेट करनी है। मैंने स्टैट की ऑप्शन सेट करनी, जो कि स्टैट का काम कर रही है, तो ढूंढे स्टैट की ऑप्शन किस नंबर पर है। पहले पे तो लिखा हुआ मैथ IO, पता नहीं क्या है, लाइन IO, डिग्री से है, ग्रेडियंट से है, फिक्स है, कोई SI है, साइंटिफिक नोटेशन है, नॉर्म है, इसमें तो कोई नहीं स्टैट। पेज डाउन करें, पेज डाउन कैसे करना है, ये जैसे कैलकुलेटर की डायरेक्शनल कीज हैं, लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट बॉटम डाउन डाउन, इस की को प्रेस करें, सेंटर में है ना बड़ी सी की, आ गया नंबर 4 पे देखें STAT क्या है, स्टैट्स में हमने सॉरी सेटअप में हमने स्टैट्स का सेटअप ठीक करना नजर ही नहीं आ रहा था, तो हमने सेटअप प्रेस किया, डाउन एरो प्रेस किया, अगले पेज पर हमें नंबर 4 पे नजर आ गया। कैसे सिलेक्ट करना है, नंबर 4 जो इसके साथ नंबर लगा हुआ 4, क्लिक तो कर नहीं सकते, 4 आ गया। क्या है इस वक्त ऑफ, ऑन कैसे होगा, 1 ऑन हो गया, ये ले आ गई फ्रीक्वेंसी ऑन हो गई। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप ऑफ भी कर सकते हो।
जब आप कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो फिर ऑफ कैसे कर, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे आप। कैसे? शिफ्ट सेटअप डाउन एरो 4 2 ऑफ ऑन, शिफ्ट सेटअप डाउन एरो 4 ऑन, ऑन हो गई। अब आप अपना डेटा जिस तरह से पहले फीड किया था उसी तरह से अब आप यहाँ पर आप डेटा टर्न पे टर्न है वो फीड करें। एक्स जो जो मर्जी पहले कर दें, इसमें ये नहीं कि पहले एक्स ही करना 88 और पहले एक्स ही फीड करने सारा 93 एंटर करेंगे तो नीचे जाएगा वरना कर्सर वहीं खड़ी रहेगी। 103 108 एंड 113। अब आपने साथ वाले कॉलम में इस ब्लैक बॉक्स कर्सर क्या दें, उसको लेके जाना है तो राइट एरो से शिफ्ट करके और बड़ी केयर करनी है, टॉप पे ले जाए इसको। नंबर 4 लाइन पर अभी, नंबर 3 लाइन यहाँ से चेक हो रही है, नंबर 3 लाइन पर है हम, नंबर 2 लाइन, नंबर 1 टॉप पे पहुंच गए। होता क्या स्टूडेंट जहां कर्सर ने वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, वो डेटा कहीं होता फ्रीक्वेंसी कहीं लिखी जाती है, इसलिए आपने इसको बड़ा नंबरिंग की लाइन नंबर लगा हुआ है। अब पहली रीडिंग जो है वो 6 है, 6 फीट हो गया, देन 4, then 10, then 6, then 3 and then 1। याद रखे मैंने 30 ऑब्जर्वेशन फीड की हैं, 6 नहीं। 6 तो ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैंने 30 ऑब्जर्वेशन यहां पर एंटर कर दी। ऑल क्लियर? स्टैट्स 4 तसल्ली कर ले, है हाँ, मैंने कहा था ना, उसे पता है कि एफ क्या चीज है, इतना नहीं बेवकूफ, उसे पता है ये जो हर ग्रुप के आगे एफ लिखा हुआ है ये इस ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस की तादाद है, 6 4 10। देखिए उसने 30 ही बताया आपको। ठीक है जी, तसल्ली हमारी ठीक है। ओके 4 मीन, मीन नंबर 2 इक्वल 97.83, 97.83, 97.83। अब फायदा नजर आया? वरना आपने एफर्ट करनी थी एक्स की, फिर टाइम लगाना था मल्टीप्लिकेशन में, फिर टाइम लगाना था ऐड करने में, डिवाइड करने में। अब कितना टाइम लगा सिर्फ डेटा एंट्री का। जितनी देर में आपने डेटा एंट्री कर दी, आपने ना इसकी आपकी उंगलियां ऐसे भागनी चाहिए जैसे मैसेज के ऊपर भागती है, भागती है ना मैसेज के ऊपर, इतनी की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने आपको ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा फीड कैसे करना है, रीसेट अगर करना पड़े कैसे करना है, सेटअप में फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ करनी हो किस तरह से करनी है, और कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है। अच्छा मेरा ख्याल है कि मैंने लास्ट जब क्लास पिछला सेशन पढ़ाया था ऑनलाइन ही, तो उस वक्त मैंने कैलकुलेटर के मैंने कि ये जो एक्सरसाइज है इसकी मैंने क्या होती है यूट्यूब के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बना के रखी हुई है। मेरा ख्याल है कि मेरे चैनल पे या टिप्स के चैनल पे नहीं है, आई थिंक सो। चलें चेक कर लें, मैं अभी चेक कर देता हूँ आपको, ठीक है अभी चेक कर देते हैं क्या वो पड़ी हुई है या नहीं, ताकि ताकि अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी वाली साइट पर रखी होगी, पता ही है मेरा। इस मेरा चैनल है
मैं जी काफी वीडियो आपके रेलेवेंट नहीं होगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्लेस की थी, किधर प्लेस की थी? अभी सही है, इसके बाद चले मैं ना आपको देख के ना तो ग्रुप में ना इसका लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप ढूंढते रहें, क्योंकि इसमें काफी पड़ी हुई ना। ये मेरी एक्चुअली यूनिवर्सिटी की लेक्चर्स की वीडियो आपके रेलेवेंट नहीं है, ये क्यों थ्योरी है आपके रेलेवेंट नहीं है। ये मेरी यूनिवर्सिटी की एक्चुअली काफी सारी इसमें कुछ 40 के करीब पड़ी होगी, हाँ पुरानी। तो मैं आपकी जो वीडियो होगी ना जिसके ऊपर कैलकुलेटर की है, तो उसका लिंक आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वो आप फिर वहां से सीखेंगे। ठीक है जी, तो आपको अगर कोई आपसे कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आपको ना उसका आइडिया हो जाएगा। अब आप अपने कल का काम सुन लेंगे, आप ऐसे नहीं मैंने आपको सिखाया। अब आपके कल का काम क्या है? कल तो नहीं, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आएंगे, वैसे मैंने कॉलेज को कह दिया वो आपका सैटरडे भी ऑन कर रहे हैं और क्लास टाइमिंग भी थोड़ी सी हम बढ़ा रहे हैं, कि अब आप जो है ना वो फैमिलियर हो चुके हैं। मैथ्स भी मैंने आपको चूंकि टीच करना है तो आई वांट कि मैं उसको पैरेलल स्टार्ट करूं, ताकि हम साथ साथ ही दोनों करें। हमने करना अब क्या है, ये स्टूडेंट का डेटा सेट है और स्टूडेंट के नाम मार्क्स हैं, 8 स्टूडेंट थे और 8 स्टूडेंट का ये डेटा सेट था। पहले स्टूडेंट के 67 है, फिर 72 है, फिर 68 है एंड सो ऑन 63, और एवरेज कैलकुलेट हो चुकी है विच इज 68.5। अब टीचर ने जब सारा रिजल्ट बना दिया, एवरेज वगैरह भी कैलकुलेट कर दी, और एवरेज ही बेसिकली किसी जगह से जमा करानी थी, इंडिविजुअल नंबर जमा नहीं कराने थे। उसको आइडिया हुआ या टीचर को पता चला कि उसके पेपर में एक मिस्टेक हो गई। एक 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा था जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई, बच्चे नहीं कर पाए। वो किसी ने आइडेंटिफाई किया कि सर ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो टीचर को पता चल गया यस, अब कानून तो ये कहता है कि अगर पेपर में कोई रॉन्ग स्टेटमेंट आएगी तो उसके जो मार्क्स होंगे वो हर स्टूडेंट को मिलेंगे। हो सकता किसी ने इसलिए नहीं किया कि स्टेटमेंट ही गलत थी, वो समझ ही नहीं रहा था, उसने कोशिश ही नहीं की। ठीक, अब इसका मतलब है हर स्टूडेंट के 5-5 नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो रिवाइज्ड मार्क्स उसका नाम मैं वाई कर देता हूँ। क्या करना है, कहता है जो ओरिजिनल मार्क्स थे x+5, हर स्टूडेंट के नंबर बढ़ जाएंगे ना। जिसके 67 नंबर थे वो 72 पे चला जाएगा, ये जो है वो 77 पे चला जाएगा एंड सो ऑन। हर स्टूडेंट के नंबर बढ़ गए। अब आपने क्या करना है, आपने ना रिवाइज्ड मार्क्स का मीन कैलकुलेट करना। रिवाइज्ड मार्क्स का क्या, कैसे रिवाइज नंबर बना लें, कैसे हर नंबर में 5-5 ऐड करें, रिवाइज नंबर बन जाएंगे। रिवाइज नंबर बनाने के बाद आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी, तो ये तो हो गया ए पार्ट। हर डेटा वैल्यू में 5 ऐड करना है, डेटा चेंज हो चुका है, आपने उसका मीन दोबारा से कैलकुलेट करना है। एक चीज बी पार्ट, बी पार्ट ये था कि फर्ज करें इस दफा ये कोई मार्क्स चेंज करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं करनी थी, बिल्कुल ठीक था, टीचर ने ठीक पेपर मार्क किया, नथिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन हुआ क्या बाद में, उसको ये पता चला कि ये पेपर मैंने जो मार्क किया हुआ है, मैंने पेपर मार्क किया हुआ है अकॉर्डिंग टू 100 नंबर मैंने समझा और मैंने सारा पेपर मार्क कर दिया। 100 में से लोगों के 75 भी हैं, 63, 68 बट सब है। बाद में उसको क्या एहसास हुआ अपनी गलती का, जब उसने पेपर के ऊपर नोट किया तो पता चला ये तो 150 नंबर का पेपर था, तो नंबर तो बच्चों को मिलने चाहिए थे 150 में से, 150 में से। और मैंने क्या कर दिया, मैंने तो पेपर जो है वो 75 में से मार्क कर दिया।
75 में से, फर्ज करें ये 75 में से है, मैंने तो 150 में से करना था, मैंने तो 75 में से कर दिया। अब अगर 75 में से बच्चे के 75 ही आए हैं, मैथ का पेपर है उसके 100/100 यानी कि बिल्कुल सही है, तो फिर 150 में से इसके 150 ही आने चाहिए ना। ठीक हो गया 150। अब आप समझते हो कि ये डेटा कैसे चेंज करना पड़ेगा मुझे। आप क्या करें, हर स्टूडेंट के नंबर को डबल कर दें, 2 से ज़रब दे दें, हर स्टूडेंट के नंबर को 2 से ज़रब दे दें ना। अगर उसके 75 है 150 हो जाए, क्योंकि 75 और 50 में कैसे है, 2 से ज़रब देंगे 75 50 बनता है, तो 75 नंबर का पेपर 150 में चले गया और हर स्टूडेंट के नंबर भी ज़ाहिर डबल ही होंगे। फिर आपने दोबारा फिर मीन कैलकुलेट करना है, इस दफा डेटा क्या चेंज करना है, 2 से ज़रब देनी है, तो 2 काम हो गए। पिछली दफा क्या हुआ, 5-5 नंबर ऐड करने थे, बाकी सब कुछ ठीक था। इस दफा क्या हुआ कि जी वो गड़बड़ हो गई, पेपर ही 75 से मार्क कर दिया, मुझे बाद में गौर किया वो 70 से, क्या दोबारा मार्क करूं, नहीं, नंबर ही बदल लेना। आप 2 से ज़रब दे, सब नंबर बदल जाएंगे, 150 में चले गए, डबल हो गए। आपने एक तो बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके रेलेवेंट चीज आपको मैंने नेक्स्ट समझानी है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं क्या समझाऊंगा आपको, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वेरी गुड, आप पढ़ के भी आइएगा, शायद आपको आइडिया हो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ना एक्चुअली ये समझाना है, ये चीजें, ये चीजें समझानी है। ये स्लाइड नंबर आप देख लें 10 पर मैंने कुछ आपसे बातें करनी है। ये 2 चीजें मैंने जो आपको बताई है, करके आएंगे तो मेरा ख्याल है ये बात, 2 बातें तो आपको मैंने पहले बताई हुई है, गौर करें, मेरा ख्याल मैंने ये बताई हुई है, ये भी बताई हुई है, मुझे याद है कि वो मिनिमम वाली 2 बातें बताई हैं। एक बात अब बतानी है और बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी सारी कवर हो जानी है आपकी। तो आपने बेसिकली डेटा आपके पास है, बस डेटा आपने फीड करके और उसके रेलेवेंट जो मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए कही है, आपने वो कैलकुलेशन बस परफॉर्म करके लेनी, कैलकुलेटर पर फीड करके करनी है, ताकि आपको कैलकुलेटर से भी प्रैक्टिस हो जाए। नया डेटा फीड कर दे और फिर वहां से इसके मीन और बाकी चीजें जो कही हैं, ए और बी पार्ट 2, पहला डेटा कैसे चेंज करना है, 5 ऐड करके, आप समझ लें ये डेटा ऐसे चेंज करना है, एक्स में 5 ऐड करके करना है, और यहाँ जो डेटा चेंज करना है, नया डेटा बनाना, वो डबल करके बनाना है, और ये नोट करने हैं आपने। तो ये आपकी एक्सरसाइज, ठीक है जी, क्लास का टाइम हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मेरा क्लियर है, आपको पता है कि कैसे करना है। लिंक मैं कैलकुलेटर का सेंड कर दूंगा आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज।